So hi everyone, this is C Manasvi Agarwal. So I'm back with my next video. So इस वीडियो में हम डिमांड के जो ICI के स्टडी मैट में MCQs हैं वो रिवाइज करेंगे. अब तक हमने पुरानी अपनी 3 वीडियोस में डिमांड का टॉपिक रिवाइज किया है. सो नाउ अब मैंने सोचा कि डिमांड का टॉपिक भी पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपका जो स्टडी मैट के MCQs हैं वो सारा भी हैंड टू हैंड रिवाइज हो जाएगा. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द MCQs ऑन द टॉपिक डिमांड. इस वाले चैप्टर में ना सप्लाई, डिमांड और इंडिफरेंस कर्व वाला जो चैप्टर है उसके भी MCQs हैं. तो हम सिर्फ डिमांड वाले टॉपिक के रिलेटेड ही MCQ करेंगे बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज़्यादा MCQs डिमांड के ही हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू व्हाट. डिमांड हमने क्या पढ़ा था? विलिंगनेस, the quantity of the goods which the consumers are willing and able to purchase at a given price in a particular period of time. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जो कंज्यूमर्स की डिजायर है प्लस एबिलिटी टू परचेज, और डिमांड को हमेशा हमें गिवन पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं और एट गिवन प्राइस देखते हैं. तो कौन सा चीज सही रहेगा? डिजायर बैक बाय द एबिलिटी टू पे. लेकिन इसमें क्या मिसिंग है? पर्टिकुलर प्राइस, बिकॉज डिमांड हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे देखते हैं, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है. नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट? नो. द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस. इसमें भी कुछ चीज मिसिंग है. पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो दिस इज डी. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अच्छा, हमने 2 चीजें पढ़ा था कि डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होना, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब डिमांड में चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. जैसे प्राइस बढ़ा तो डिमांड फॉल हो गई, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम होना. और एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था कि डिमांड ज्यादा हो गई, प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड ज्यादा हो गई, दैट इज एक्सपेंशन. और कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द फैक्टर प्राइस. बट लेकिन जब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है तो वो किस फैक्टर्स की वजह से होता है? ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस. लाइक इनकम की वजह से डिमांड में चेंज हुआ, लाइक रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हुआ, तो उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज बोलेंगे. तो कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज ड्यू टू द डिमांड में डिक्रीज ड्यू टू द प्राइस. अच्छा, प्राइस की वजह से डिमांड कब डिक्रीज होती है? जब प्राइस बढ़ जाता है एज पर लॉ ऑफ डिमांड. सो क्या होगा यहाँ पर? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न्ड. ओके. अच्छा, एक चीज और है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में प्राइस की वजह से चेंज होता है, और इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व बनता है. ठीक है, जो हमारा डिमांड कर्व बन रहा है, ये इनिशियल प्राइस है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है. ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है. और जो डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज होता है, दैट इज, उसमें क्या होता है? डिमांड कर्व या तो आउटवर्ड शिफ्ट होता है या फिर इनवर्ड शिफ्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing the individual's demand curve for a commodity. अच्छा, डिमांड कर्व हमेशा किस फैक्टर्स पे ड्रॉ होता है? डिमांड कर्व में हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करते हैं. लाइक ये हमारा डिमांड कर्व बनाते हैं, यहाँ हम प्राइस लेते हैं, यहाँ हम क्वांटिटी लेते हैं. कभी भी डिमांड कर्व जो प्लॉट होता है वो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स या इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे प्लॉट नहीं करते, सिंपल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पे प्लॉट करते हैं. सो इसमें हम क्या चीज देखेंगे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओके. इंडिविजुअल डिमांड कर्व जब हम देख रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब हो गया कि उसकी डिमांड कैसे चेंज हो रही है एज पर द प्राइस, तो उस चीज में क्या हम देखेंगे? प्राइस. फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक गुड ना मिले तो उसके बदले में हम दूसरा ले लें. टी की जगह टी नहीं मिल रही तो कॉफी पी लेते हैं, कोको कोला नहीं मिल रही तो पेप्सी पी लेते हैं. तो क्या होगा? टी एंड कॉफी. टी और शुगर कैसे गुड्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो साथ साथ में ही कंज्यूम करते हैं. पेन और रिंग भी कॉम्प्लीमेंट्री, शर्ट एंड ट्राउजर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री. तो दिस इज बी. In case of straight line demand curve meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be. अच्छा, जब बोल रहे हैं कि straight line demand curve meeting the two axes, कुछ याद आया? 2 axes किस पे मीट, कौन सा टॉपिक से हम इलास्टिसिटी निकालते हैं इसमें? दिस इज पॉइंट इलास्टिसिटी. 2 एक्सेस मीट करती है ना यहाँ पर. ये मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है? 1. रीजन बीइंग, क्या फॉर्मूला होता है इसका? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट. एट बिलो मिड पॉइंट कैसी होती है इलास्टिसिटी?
लेस देन 1, क्यों? बिकॉज लोअर सेगमेंट कम है। और एट एक्स एक्सिस क्या होती है? 0, बिकॉज लोअर सेगमेंट क्या है? बिल्कुल 0 ही है, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। अपर मिड पॉइंट कैसी होगी? ग्रेटर देन 1, ओके। एंड एट द वाई एक्सिस क्या होगी? इनफाइनाइट, क्यों? बिकॉज लोअर सेगमेंट है पूरा और अपर सेगमेंट क्या है? 0, तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो मिड पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी वुड बी 1। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड assuming other things to remain constant establish the relation between। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन। एज द प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, एज द प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। अदर थिंग्स बोले तो इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। तो क्या बोलोगे आप? क्या चीज किसके बीच में रिलेशन एक्सप्लेन करता है? प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। 6 का भी देख लो, इनकम वगैरह में नहीं, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड लो। प्राइस इलास्टिसिटी लो का मतलब क्या हो रहा है? डिमांड इनइलास्टिक है, ओके। इनइलास्टिक को दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं डिमांड में कम चेंज हो रहा है, या फिर मैं उसको ये भी बोल सकती हूँ कि मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, ठीक है। किस केस में प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी? बोले तो इनइलास्टिक, बोले तो कि मेरी डिमांड में कम चेंज होगा, प्राइस बढ़ने से या किसी भी फैक्टर के चेंज होने से उसकी डिमांड में कम चेंज होगा। कौन से फैक्टर्स हैं जरा बताओ? अगर वेराइटी ऑफ यूजेस है, ठीक है, वेराइटी ऑफ यूजेस हैं, जैसे कि मिल्क, मैंने बोला कल को मिल्क के प्राइस फॉल हो गए तो आप उससे नई नई चीजें लोगे। आप सोचोगे घर में ही हम सब चीजें बनाने लग जाएं, सारी मिठाइयाँ, डेली मिल्क का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, घर में पनीर बनाएंगे, घर में स्वीट्स बनाएंगे, बिकॉज मिल्क के प्राइसेस फॉल हो गए। तो इस केस में क्या डिमांड कैसी हो गई? एकदम से सडनली राइज हो गई प्राइस फॉल होते, तो डिमांड कैसी है? इलास्टिक, ये भी नहीं होगा। वेरी लो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, हाँ ये हो सकता है। आपको उसका प्राइस, आप उसके प्राइस से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना कम प्राइस है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे भी हो गया तो भी आपकी डिमांड उससे एडजस्ट नहीं होगी। बहुत ही सस्ती अमाउंट की चीज़ है, कोई 10-20 रुपए की, 1-2 रुपए महंगी भी हो गई तो आप उसकी क्या डिमांड कम थोड़ी ना कर दोगे। आप पेन यूज़ करते हो डेली वाला, वो 10 की जगह 12 का पेन हो गया तो क्या उसकी डिमांड में चेंज हुआ? नहीं, ओके। तो हमारा वेरी लो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी होगा। और भी पढ़ लेते हैं। क्लोज सब्सटीट्यूट्स, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड चेंजेबल होगी। जैसे कोको कोला एंड पेप्सी, पेप्सी वालों ने अपने प्राइस बढ़ाए तो सब जो पेप्सी छोड़ के सब कोको कोला पीना स्टार्ट कर देंगे, तो डिमांड कितनी ज़्यादा चेंज हो गई, एकदम से चेंज हो जाती है। तो दैट इज़ व्हाट, ज़्यादा ही होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। हाई प्रपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन इट, ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा पोर्शन मेरी इनकम का उस गुड पे मैं स्पेंड करती हूँ तो कल को अगर उसकी प्राइस में चेंज हुआ या मेरी इनकम कम हुई तो एकदम से उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा ना, तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंजेबल है। तो आंसर इज वेरी लो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज increase in quantity of a good demanded is smaller than the percentage fall in price। चलो मुझे बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्मॉलर है। एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेती हूँ, बिकॉज उससे हाइपोथेटिकल फिगर्स लेकर क्या होता है अच्छे से जल्दी एक्सप्लेन हो जाता है। सपोज ये 2 है और चेंज इन प्राइस उसने बोला है ज़्यादा है, सपोज 4 ले लो, तो मैथमेटिकली वाइज आप मुझे बताओ क्या ये आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा कि लेस देन 1 आएगा? कैसा आंसर आना चाहिए? लेस देन 1। ये कैसा आंसर आना चाहिए? लेस देन 1। आप फॉर्मूला देख लो मैथमेटिकली वाइज, तो लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? इनइलास्टिक। तो क्या लिखेंगे? तो इसमें क्या होगा? उसने बोला कि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन प्राइसेस, तो दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्मॉलर देन 1। ओके, तो दिस इज सी। तो हाइपोथेटिकल फिगर मैंने फॉर्मूले में रख लिया, उससे भी आंसर आ गया, ठीक है। और आप सिंपली भी देख लो, डिमांड में कम चेंज हो रहा है कंपैरेटिव टू प्राइस। प्राइस कंपनी अगर ज़्यादा बढ़ा देती है, सपोज 2% से इंक्रीज कर देती है, तो डिमांड 2% से कुछ कम ही फॉल हो रही है, डिमांड में कम चेंज है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी लेस देन 1। ओके, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड,
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, जो हमारे डिमांड में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। इनकम इलास्टिसिटी जनरली पॉजिटिव होती है, क्यों? बिकॉज इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन हमने पढ़ा था इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड फॉल हो जाती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में कैसी इलास्टिसिटी हुई? नेगेटिव। ओके, इट्स सी। इफ द डिमांड ऑफ अ गुड इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब है क्या? लेस देन 1। इनइलास्टिक मतलब डिमांड में कम चेंज है। जनरली जो इनइलास्टिक सिचुएशन होती है उसमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और अगर डिमांड आपकी क्या होती है? इलास्टिक होती है, तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है। ऐसा क्यों होता है? मैं अभी 2 पेन खरीदती हूँ, ठीक है, जिसका प्राइस अभी 10 रुपीज़ है, ठीक है, 2 पेन मैंने खरीद लिया, कल को उसका प्राइस 15 हो गया, ठीक है, और मेरे डिमांड में कम चेंज है, मतलब मैं अभी बहुत कम चेंज है, मैं अभी भी 2 ही खरीद रही हूँ, या पेन मैंने एग्जांपल लिया, नंबर्स में 2 ही खरीद रही हूँ, तो कल को मैं जिस चीज़ के 20 रुपीज़ देती थी आज मुझे 30 रुपीज़ देने जाना पड़ेगा। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है। प्राइस फॉल हो गया बिकॉज डिमांड में कम चेंज है, मैं डिमांड को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर रही हूँ प्राइस बढ़ने या कम ज़्यादा होने से। वहीं हम अगर आ जाए इलास्टिक सिचुएशन पे, जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो क्या होगा? प्राइस, कंपनी ने प्राइस फॉल कर दिया, आप इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर आ रहे हो कि आपको भले ही प्राइस फॉल हुआ, पहले जो आप चीज़ 2 खरीदते थे आपने सोचा यार अब तो सस्ती मिल रही है 3 खरीद लेते हैं, 4 खरीद लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब जितना प्राइस तो कम फॉल हुआ है, प्राइस तो सपोज 2% से ही फॉल हुआ है, आपकी डिमांड एकदम से 4-5% से बढ़ गई है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही ना, तो इसीलिए इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? इनइलास्टिक है तो प्राइस इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड इंक्रीज। 10th का बी। नेक्स्ट, if regardless of the changes in its price of the quantity demanded of a goods remain unchanged। क्या बोल रहा है? डिमांड में चेंज इन क्वांटिटी इज 0। अच्छा, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगी। वैसे भी देख लो, फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड में 0 चेंज है, प्राइस में जो भी चेंज हो 0 अपॉन समथिंग इज 0। जब मैं डिमांड कर्व प्लॉट करूंगी, प्राइस कुछ भी हो, एक डिमांड सेम ही रहेगी, तो कैसा डिमांड कर्व बनेगा? वर्टिकल डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द प्राइस ऑफ द पेप्सी इंक्रीजेस, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ द कोको कोला। सबसे पहले देखो, पेप्सी और कोको कोला कैसे गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है? पॉजिटिव, बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसी इनकम इलास्टिसिटी होती है? सॉरी, इनकम इलास्टिसिटी नहीं, इलास्टिसिटी कैसी होती है? नेगेटिव, बिकॉज दे हैव अ इनवर्स रिलेशन। अब मुझे बताओ, सपोज अब प्राइस पेप्सी की इंक्रीज हो गया, ठीक है, अच्छा पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कोको कोला के सब लोग क्या करेंगे? कोको कोला पीना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो डिमांड में अगर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो डिमांड कर्व में क्या होगा? डिमांड में कर्व में क्या होगा? नया डिमांड कर्व बनेगा ना, तो आउटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, बिकॉज डिमांड कर्व अभी ऐसे बन रहा था कोको कोला का, अभी सिर्फ उसकी 10 क्वांटिटी बिक रही थी 10 रुपये पे। अब सबने पेप्सी पीना छोड़ दिया, कोको कोला पे आ गए, इसकी डिमांड 20 हो गई, तो डिमांड कर्व में क्या हो जाएगा? आउटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट? शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट एज दीज आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट। डिमांड किस किस चीज से अफेक्ट होती है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यस। क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई से हमने देखा है क्या? सप्लाई से डिमांड इफेक्ट होती है। कंज्यूमर्स का सप्लाई देखता है? नो। ऐसे पढ़ा है आपने? नो। इनकम से इफेक्ट होते हैं डिमांड, यस। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड से, यस। तो क्या डिटरमिनेंट नहीं है डिमांड का? क्वांटिटी सप्लाइड। 14, अब मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व किस में होता है? जब डिमांड में चेंज होता है ड्यू टू द प्राइस, और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे इसमें? और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं?
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या आएगा, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, if the price of the Pepsi decreases relative to the price of Coke and 7up, so the demand for. अच्छा ये बताओ, ये तीनों गुड्स कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हो गया तो जो कोक और 7up पीते थे वो क्या पीने लग जाएंगे, अब पेप्सी. तो इसका मतलब है इन दोनों की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी. सो कोक एंड 7up विल डिक्रीज, द डिमांड फॉर कोक एंड 7up विल डिक्रीज. इफ अ गुड इज लग्जरी, द इनकम इलास्टिसिटी. बताओ जरा, इनकम इलास्टिसिटी जनरली कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और लग्जरी गुड्स के केस में ग्रेटर देन 1 होती है, और जो नॉर्मल गुड्स केस होते हैं उसमें लेस देन 1 होती है, एंड इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होती है. लग्जरी गुड्स के केस में ग्रेटर देन 1 मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेबल होती है. आपकी इनकम एकदम से बढ़ गई, आप सोचोगे घर में नया टीवी लगा ले, नया एसी लगा ले, बहुत लग्जरी गुड्स ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दोगे, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंजेबल है. इनकम कम हो गई तो आप एकदम से सोचते हो नहीं इसको हम बाद में खरीद लेंगे, लग्जरी गुड्स हैं. बट नॉर्मल गुड्स तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे ना, इनकम से इतना फर्क नहीं पड़ता, डिमांड कम चेंज होती है. तो लग्जरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है आपकी, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. सो दिस इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट, the price of the hot dog increases by 22% and the quantity of the hot dogs demanded falls by 25%. So this indicate the demand for the hot dog. अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी देखो, ऑप्शंस में क्या दिया है कि डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है. इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा ना इलास्टिसिटी कितना है, कैलकुलेट करके. क्यों, बिकॉज अगर इलास्टिक होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, इनइलास्टिक होगा मतलब कम चेंज वाला होगा तो लेस देन 1 होगा, 1 आएगा तो यूनिटरी इलास्टिक होगा, और परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इनफाइनाइट होगा. तो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है. प्राइस ऑफ द हॉट डॉग इंक्रीजेस बाय 22% एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 25%. फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्वांटिटी कितना फॉल है, 25 से. अच्छा, पूरा सॉल्व भी मत करो, यहां देखकर बताओ इससे क्या तुम्हारा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगा कि लेस देन 1 आएगा. क्या दिख रहा है यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 आएगा. न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, क्या आएगा मैथमेटिकली वाइज, ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, इलास्टिक. नेक्स्ट, if the quantity demanded of mutton increases by 5% when the price of the chicken increases by 20%, the cross price elasticity of the demand. सबसे पहले तो ये देखो, ये मटन एंड द चिकन आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है. तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी पूछ रहे हैं, तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 5%, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस 20, क्या आएगा 0.25. अच्छा, बट ये बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कैसे गुड्स है ये, सब्स्टिट्यूट गुड्स है. सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी भी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी. तो 0.25 ऑफ पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट, given the following four possibilities, which one results in an increase in total consumer expenditure? अच्छा बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर में कब कब इंक्रीज हो सकता है. अगर मेरी डिमांड इनइलास्टिक है, दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो डिमांड इनइलास्टिक हो या फिर इलास्टिक हो. इनइलास्टिक के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है जब मेरा प्राइस बढ़ेगा. टोटल एक्सपेंडिचर में इलास्टिक सिचुएशन में तब इंक्रीज होता है जब मेरा प्राइस फॉल होता है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है. अच्छा, अब बताओ कब होगा ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है. डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, नो, बिकॉज यूनिटरी इलास्टिक में तो टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, पहला ऑप्शन नहीं है. डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, और प्राइस राइजेज, नो. प्राइस अगर राइज होता है तो इलास्टिक सिचुएशन में तो इनवर्स रिलेशन है, तो एक्सपेंडिचर फॉल होगा. डिमांड इज इनइलास्टिक एंड द प्राइस फॉल्स, नो. डिमांड इज इनइलास्टिक एंड द प्राइस राइजेस, सो दिस इज डी, ठीक है.
एक चार्ट बना लो साइड में, क्वेश्चन आए तो सिंपल इलास्टिक सिचुएशन, इन इलास्टिक सिचुएशन, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का चार्ट बना लो कि इन इलास्टिक में पॉजिटिव रिलेशन है और इलास्टिक सिचुएशन में नेगेटिव रिलेशन है, फिर अब उस अकॉर्डिंग एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following statements about price elastic, okay this is supply question. 21, which one of the following is an incorrect statement? चलो देखते हैं. When the goods are substitutes, the fall in the price of one leads to the fall in quantity demanded of its substitutes. Substitute goods के केस में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव, तो एक का प्राइस फॉल होगा तो दूसरे की डिमांड भी फॉल हो जाएगी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यस. सेकेंड, when the commodities are complements, a fall in a price of one will cause the demand of other to rise, yes, inverse relation. As the income increases, the demand for the commodity increases always. अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो हमेशा डिमांड इंक्रीज होती है? नो. याद करो इन्फीरियर गुड्स के केस में तो डिमांड फॉल हो जाती है. नेसेसिटी गुड्स जो आपके मेडिसिन हैं, सॉल्ट, नेसेसिटी डेली आर्टिकल्स हैं, फूड आर्टिकल्स, उसकी भी डिमांड में क्या है? ऑलवेज इंक्रीज होती है? नो. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं. When commodity becomes fashionable, people prefer to buy it and therefore demand increases. Yes, this is true. तो यही incorrect statement हो गया. बिकॉज देखो कितना ध्यान से पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ा. इंक्रीजेज ऑलवेज, इस वर्ड की वजह से गलत है स्टेटमेंट. सपोज द प्राइस ऑफ द मूवी सीन एट द थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 to 200, ठीक है. और जो थिएटर मैनेजर इट ऑब्जर्व्स दैट द राइज इन द प्राइस कॉज द अटेंडेंस एट अ गिवन मूवी टू फॉल फ्रॉम 300 पर्सन टू 200 persons. आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है यूजिंग द आर्क इलास्टिसिटी. आर्क इलास्टिसिटी में क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी की जगह, या सिंपल आप ले लो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस into P1 by P2, एवरेज प्राइस लेते हैं ना हम, और Q1 by Q1 प्लस Q2. क्या फॉर्मूला? एवरेज प्राइस लेते हैं. रीजन बीइंग क्या था? ओरिजिनल प्राइस की जगह हम क्या लेते हैं? एवरेज प्राइस. अगर मैं सिंपल पॉइंट इलास्टिसिटी से निकालती तो कैसे निकालती मैं? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस बाय क्वांटिटी. ये भी ओरिजिनल लेती, ये भी ओरिजिनल लेती, बट यहाँ मुझे क्या लेना है? एवरेज लेना है, ठीक है. दैट्स P1 प्लस P2 और Q1 प्लस Q2. फॉर्मूला में पुटअप करके इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट 23 में भी 23 में क्या बोला है? सपोज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज अ सेल ऑन इट्स सिल्वरवेयर. इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 300, प्राइस रिड्यूस हो गया 300 से 200 पे, क्वांटिटी डिमांडेड 3000 से 5000 पे इंक्रीज हो गया, ठीक है. व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द सिल्वरवेयर यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी? तो आप फॉर्मूला पुटअप करके निकाल लोगे, ठीक है. नेक्स्ट, when the numerical value of cross elasticity between two goods is very high मतलब means what? इलास्टिक सिचुएशन होगी, मीन्स ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है. इट मीन्स व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब समझ जाओ क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके. अगर ग्रेटर देन 1 कब होती है? जब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो डिमांड इनफाइनाइट होती है. याद आया? अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो डिमांड कैसी होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट, ठीक है. और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, यू कैन से हाई डिग्री ऑफ द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी या फिर हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, तो फिर उस केस में ग्रेटर देन 1 होती है. और गुड्स न्यूट्रल है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कैसी होगी? 0. ओके, सो दिस इज C. डिमांड वाले टॉपिक के बहुत सारे MCQs हैं.
If the local pizzeria raises the price of a medium pizza from 60 to 100 and the quantity demanded of the pizza falls from 700 pizzas a night to 100 pizzas a night. टेबल बना लिया करो हैंड टू हैंड जब, ठीक है. The price elasticity of demand for pizzas is, तो आप निकाल सकते हो ना, 60 minus 100, नहीं सॉरी, change in quantity ना, 700 minus 100 upon change in price into 60 plus 100 upon 700 plus 100, ठीक है ना. फॉर्मूला रख के कैलकुलेट कर लेना. चेंज इन क्वांटिटी लेना था ना आपको. ठीक है. इफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक बोले तो लेस देन 1, या सिंपली आप बोल सकते हो डिमांड में कम चेंज है. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा बताओ. क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगा, सबको पता है प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन लेस देन 1 है. फॉर्मूला बताना है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. लेस देन 1 कब आया होगा, जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा. मतलब क्या, चेंज इन प्राइस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द चेंज इन क्वांटिटी. मैथमेटिकली वाइज भी समझ लो, आप सिंपल भी ऐसे बोलो, इन इलास्टिक है तो डिमांड में कम चेंज है एज कंपैरेटिव टू प्राइस. प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ तो डिमांड आपकी मे बी 4 या 5% से फॉल होगा, मतलब लेस देन 10% होगा, ठीक है. या आप मैथमेटिकल वाइज भी देख लो, इन इलास्टिक बोले तो लेस देन 1. इस फॉर्मूले में लेस देन 1 कब आएगा, जब आपका चेंज इन क्वांटिटी, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से. तो क्या लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट. नो, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. अब ये दो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इन द शॉर्ट रन बट फॉल इन द लॉन्ग रन. ऐसा कुछ शॉर्ट और लॉन्ग रन तो हमने नहीं देखा. इन इलास्टिक है तो सिंपल हमने क्या बोला कि डिमांड में कम चेंज होगा, ठीक है. तो दिस इज बी. नेक्स्ट, सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक. इलास्टिक बोले तो ग्रेटर देन 1. If the management of the restaurant is considering raising the prices, प्राइस अगर सपोज प्राइस अगर 2% से भी बढ़ाओगे तो डिमांड ग्रेटर देन 1 है, तो डिमांड तुम्हारी 2% से ज़्यादा से फॉल होगी, है ना. फॉर्मूला वाइज भी देख लो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस. मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ बिकॉज फॉर्मूले से ना कुछ रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मैथमेटिकली भी इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है और प्राइस को 2% से भी अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड तुम्हारी मोर देन 2%, लेट्स से 4% से मोर देन प्राइस चेंज होगा. तो क्या लिखोगे, इट कैन एक्सपेक्ट अ रिलेटिवली लार्ज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड. अच्छा एक चीज़ और देखो, MCQs ऑप्शंस कितने अच्छे दिए हुए हैं. यहाँ लिखा है फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लिखा है फॉल इन डिमांड. जब भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज इन डिमांड में हमने पढ़ा था इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है. तो लार्ज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है. नेक्स्ट, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. पॉइंट इलास्टिसिटी वो जो भी हमने निकाला था ना, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, वो किस चीज़ के लिए यूजफुल होता है, जब बहुत ही नॉमिनल सा, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल सा चेंज हो, उस पॉइंट्स पे आपको इलास्टिसिटी कंप्यूट करनी है, ठीक है. तो वहाँ हम पॉइंट इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं. तो ज़रा देखो इसमें क्या है, बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स. यहाँ तो ज़्यादा चेंज है, प्राइस को एकदम से डबल का चेंज बोल रहे हैं. Restaurant is considering lowering the price of its most expensive dishes by 50%. यहाँ भी ज़्यादा चेंज है. An auto producer is interested in determining the response of the consumers to the price of the cars being lowered by 100. कार्स आपके लैक्स में आती हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ के प्राइस का इफेक्ट देखना है, तो कितना मतलब नेग्लिजिबल सा अमाउंट है. तो यहाँ पर हम पॉइंट इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी कंप्यूट करेंगे. ओके, नेक्स्ट,
अ डिक्रीज इन अ प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अ टोटल रेवेन्यू। अच्छा, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर सेम बात है। मेरे लिए जो एक्सपेंडिचर है शॉपकीपर के लिए, सेलर के लिए, वो क्या होगा? रेवेन्यू। अ डिक्रीज इन अ प्राइस, प्राइस फॉल हुआ, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू में क्या होगा? ये डिपेंड करता है डिमांड। मैंने बोला टेबल बना लो पहले, इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, ठीक है। अगर मेरा इलास्टिक सिचुएशन होगा तो इलास्टिक सिचुएशन में क्या होता है? डिमांड में इन्वर्स रिलेशन, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इन इलास्टिक सिचुएशन है तो प्राइस फॉल होगा तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीज इन प्राइस में टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल रेवेन्यू सेम ही है, बल्कि मैं टीआर ही लिख रही हूँ। टीआर इज टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टीआर जहां मैंने लिखा है ना वो दैट्स टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू सेम ही है, टीआर और टी, ओके। सो क्या लिखा है? प्राइस में डिक्रीज हुआ तो टोटल रेवेन्यू में विल रिजल्ट एन इंक्रीज इन अ टोटल रेवेन्यू। बताना प्राइस में डिक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू कब बढ़ रही है? जब डिमांड आपकी कैसी है? इलास्टिक। अब देखो एमसीक्यू में कितना कॉम्प्लिकेट करके आपको कंफ्यूज करके दिया हुआ है। हमें पता चल गया प्राइस में डिक्रीज हुआ, टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ, ठीक है। कब होता है ऐसा? इलास्टिक सिचुएशन में। इलास्टिक सिचुएशन मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होती है? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस, है ना। तो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस? नो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। Next, an increase in price will result in an increase in total revenue if, देखो अब ये वाला सिचुएशन हो गया तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं? प्राइस में इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू में भी इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव रिलेशन, दैट मीन्स व्हाट? इन इलास्टिक होगी डिमांड। पॉजिटिव रिलेशन मतलब डिमांड इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक का मतलब होगा कि लेस देन 1। लेस देन 1 मीन्स डिमांड में कम चेंज है, या सिंपली यू कैन से कि चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द चेंज इन प्राइस, ओके। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो मतलब एमसीक्यू के ऑप्शंस आपने देखा कितना कॉम्प्लिकेट करके एमसीक्यू दिया हुआ था कि इलास्टिक मींस व्हाट। तो आप इलास्टिक और इनइलास्टिक को तो अच्छे से पूरा दिमाग में बिठा लो कि इलास्टिक मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इनइलास्टिक में बोल रही हूँ तो डिमांड में कम चेंज है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। और कुछ भी ज़्यादा याद ना आए तो फॉर्मूला लिख लो एक बार साइड में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन द फैक्टर लाइक प्राइस। फिर उससे देख लो कि 1 कब हो सकता है, लेस देन 1 कब हो सकता है, ठीक है। तो वैसे देख लो। डिमांड ऑफ अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इलास्टिक मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, इफ इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम। नो, अगर बहुत छोटा सा इनकम का मतलब मैं अपनी इनकम का 10-20 रुपये या 50-100 रुपये स्पेंड करती हूँ तो क्या उसके डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा उसके प्राइस बढ़ने से? नहीं। डिमांड हैज़ मेनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, येस इट इज़ अ नेसेसिटी एज अपोज टू लग्जरी। नेसेसिटी गुड्स है तो उसकी डिमांड में तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना ज़्यादा। और क्या लिखा? देयर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट टू द प्राइस। ऑब्वियसली फिर तो मतलब चेंज ही नहीं करेगा वो डिमांड। तो गुड हैज़ मेनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। और वैसे भी याद है जब ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो अब मेरा कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है। कोको कोला पेप्सी को ही लेके चलो, पेप्सी वालों ने प्राइस बढ़ा दिए, तुरंत कोको कोला पीना स्टार्ट कर देंगे, एकदम से डिमांड चेंज हो जाएगी, तो मोर इलास्टिक। नेक्स्ट 31 का बी, डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इनइलास्टिक। डिमांड में कम चेंज है इफ इट एग्जिबिट्स व्हाट? अगर गुड्स लग्जरी होते हैं तो कैसी होती है इलास्टिसिटी? ग्रेटर देन 1, ज़्यादा चेंज होती है। तो क्या होगा? द गुड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम, ओके। नेक्स्ट 33, सपोज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 36,000। क्वेश्चन में आते ही ना पहले टेबल पे पूरा टेबल फॉर्म में लिख लिया करो।
As a result, the consumer increases the purchase of the compact disc, that's CDs, from 25 to 30 CDs. Consumer income elasticity of demand using arc elasticity. अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि भाई आर्क इलास्टिसिटी में तो हमने खाली प्राइस वाला ही पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी कंप्यूट कर सकते हैं. नो, आर्क इलास्टिसिटी से हम जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है वही सेम इनकम में होगा. सिंपल, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह क्या हो जाएगा, इनकम. तो सिंपल क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी, दैट्स 25 माइनस 30 अपॉन चेंज इन इनकम, प्राइस बोले तो इनकम, इनटू प्राइस कैसा, एवरेज प्राइस 30,000 प्लस 36, ओके, अपॉन व्हाट 25 प्लस 30. मतलब सिंपली प्राइस को आप इनकम अज्यूम करना, इनकम को प्राइस अज्यूम करके आप जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो सब आप लगा देना. ठीक है. नेक्स्ट, ये यूटिलिटी का हो गया 33. अब आ जाओ इस पे. What will happen in the rice market if the buyers are expecting higher price in the near future? बताओ, मुझको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा इसका, और तो मैं सोचूंगी ना आज ही खरीद लूँ, आज ही उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस, तो क्या होगा, द डिमांड फॉर द राइस विल इंक्रीज. नेक्स्ट, इन केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व इज. अच्छा मुझे बताओ जनरली डिमांड कर्व कैसा होता है आपका, जो डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. क्यों होता है, बिकॉज प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होती है ड्यू टू इनवर्स रिलेशन. लेकिन गिवन गुड्स, कुछ आपको याद है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में था, गिवन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनका प्राइस अगर इंक्रीज भी हो जाए तो भी डिमांड इंक्रीज होता है. इस केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है. एक्सेप्शन बोल रही हूँ, तो डिमांड कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. ओके. नेक्स्ट, a vertical, okay, 45 is a supply curve related. 51 पे आता है. Conspicuous goods are, conspicuous goods कौन से goods होते हैं, which the consumers buy just to show their wealth, मतलब बस show off purpose के लिए, उसमें necessity उनकी कोई नहीं होती, सिर्फ show off purpose के लिए वो खरीदते हैं. प्रेस्टीज, वेबलिन एंड स्नॉब इफेक्ट, तीनों ही ऐसे होंगे. प्रेस्टीज तो वही हाई वैल्यू गुड्स हो गए. स्नॉब और वेबलिन में आपने पढ़ा था कि हम गुड्स इसलिए खरीद रहे हैं बिकॉज सब खरीद रहे हैं, मेरा नेबर खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता. या फिर हमने पढ़ा था एक इफेक्ट ऐसे पढ़ा था कि बैंड वेगन एंड स्नॉब एंड वेबलिन यही है ना, दोनों सब लोग खरीद रहे हैं तो उसे मैं नहीं खरीदूंगा, मैं कुछ अलग हटके खरीदूंगा शो ऑफ करने के लिए. तो ये कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स तीनों ही हो गए, प्रेस्टीज, वेबलिन एंड स्नॉब, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. नेक्स्ट 50, हाँ, एज द इनकम इंक्रीजेस the consumer will go in for superior goods, consequently the demand for inferior goods will, inferior goods के केस में कैसी डिमांड होती है, नेगेटिव. एंड क्या होती है यहाँ पर, सिंपल क्या लिख लो, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. ठीक है. नेक्स्ट, when the income increases the money spent on necessities of life may not increase in the same proportion. क्या बोल रहे हैं कि इन नेसेसिटीज़ में तो वैसे भी इनकम इंक्रीज होगा तो नेसेसिटीज़ की गुड्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, डिमांड में बहुत कम चेंज है, मीन्स डिमांड इनइलास्टिक है. ये सिंपली यू कैन से लेस देन 1 है. और वैसे भी हमने पढ़ा था ना, लग्जरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और नॉर्मल गुड्स के केस में, नेसेसिटीज़ के केस में लेस देन 1, बिकॉज डिमांड में कम चेंज है. आप ये वाला फॉर्मूला रख सकते हो ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. लेस देन 1 कब आएगा, जब चेंज इन क्वांटिटी हमारा कम होगा एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम. ठीक है. तो दोनों तरीके से आप थोड़ा मतलब लॉजिकली सोच सकते हो या फॉर्मूला रखकर इंटरप्रेट कर सकते हो. ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता दिए. इकोनॉमिक्स में इट्स ऑल अबाउट थोड़ा इंटरप्रिटेशन है. आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचोगे ना तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ आ जाएगा. लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल्स, लग्जरी गुड्स के केस में कैसी होती है, ग्रेटर देन 1.
हाई इनकम इलास्टिसिटी, तो ग्रेटर देन 1 को हम क्या बोलेंगे, हाई डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है। 56, ये सब आपके दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। 59 पे आ जाओ डायरेक्ट। डिमांड इज व्हाट, द डिज़ायर फॉर अ कॉमोडिटी गिवन इट्स प्राइस एंड दोज ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज़। नो, ऐसे तो नहीं पढ़ा था हमने कि रिलेटेड कॉमोडिटीज़ के कंपैरिजन में हम डिमांड को देख रहे हो, डेफिनेशन में नो। विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड इफ इनकम इज़ लार्जर इनफ, ऐसा तो नहीं देखा था कि इनकम से हम डिमांड की डेफिनेशन देख रहे हो। डिमांड तो सिंपल ये था कि क्या प्राइस पे मैं कितनी डिमांड कर रही हूँ, मतलब विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। तो क्या ऑप्शन होगा, द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ओके, दिस इज बी। खाली एबिलिटी टू पे फॉर द गुड भी नहीं होता, बिकॉज इसके लिए डिज़ायर होना भी ज़रूरी होता है ना। 60, इफ द पीपल इनकम इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। बताओ ज़रा, पीपल की इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हुई, क्या रिलेशन डिपेक्ट कर रहा है, इनकम इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुई, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन किस केस में होता है इनकम इलास्टिसिटी में, इंफीरियर गुड्स के केस में। सो गुड्स इज एन इंफीरियर गुड्स। Next, price of the tomato increases, people buy tomato puree. टमाटो प्यूरी कैसे गुड्स होंगे, सब्स्टिट्यूट्स। जैसे टमाटोज देखा हमने, टमाटोज महंगे हो गए हैं, तो टमाटो प्यूरी जो रेडीमेड आती है वो लोगों ने टमाटोज की जगह पर वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा होता है रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। यू इनफर टमाटो प्यूरी एंड टमाटोज आर सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट, chicken and fish are substitutes, price of chicken increases, तो fish की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। सिंपली देख लो ना, चिकन के प्राइस बढ़ गए तो लोग फिश खाना स्टार्ट कर देंगे, तो फिश की डिमांड बढ़ जाएगी। सो अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर अब जो डिमांड कब होगा फिश का, क्या वो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कब होगा, नो, बिकॉज फिश की डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज उसके खुद के प्राइस की वजह से नहीं हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द चेंज इन अ प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स। तो डिमांड कर्व में इनवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। सो क्या लिखा है, द डिमांड फॉर द फिश विल इंक्रीज एंड द डिमांड फॉर द फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। ओके, next, potato chips and popcorns are substitutes. A rise in a price of potato chips will, substitutes हैं, इसके प्राइस बढ़ गए, so popcorn की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। so the demand of the popcorn will, so as a price rise in the potato chips will increase the demand for popcorn and the quantity of popcorn will increase. Next, if the price of the orange juice increases the demand for apple juice। पहले क्वेश्चन में देखो कि कैसे गुड्स है, कैसे गुड्स है ये, सब्स्टिट्यूट। अगर ऑरेंज जूस नहीं मिलेगा तो एप्पल जूस पी लेंगे, है ना। प्राइस ऑफ द ऑरेंज जूस इंक्रीजेस, सो द डिमांड फॉर द एप्पल जूस विल ऑल्सो इंक्रीज। when the total demand of the commodity whose price has fallen increases, प्राइस फॉल हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। जब भी डिमांड में चेंज हुआ है ड्यू टू प्राइस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट, बिकॉज प्राइस की वजह से चेंज हुआ है, तो क्या होगा, दिस इज प्राइस इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कब होता, जब इनकम की वजह से चेंज होता। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस की वजह से चेंज होता। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस की वजह से चेंज होता। दिस इज प्राइस इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विद द फॉल इन अ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। चलो, फॉल इन अ प्राइस, कॉमन सेंस लगाते हैं। हमने क्या, मेरे में ना क्या हुआ कि मैं 100 रुपीज़ कमाती हूँ, 100 रुपीज़ से पूरा ₹100 रुपीज़ से मैं पूरी एक पैकेट जूस का ख़रीद लेती हूँ। अभी भी मेरी इनकम 100 ही है, ठीक है, मैं 100 रुपये लेके जाती हूँ। कंपनी ने जूस का पैकेट 100 रुपये का है, जूस का प्राइस गिरा के 50 कर दिया, कितने पैकेट खरीद पाऊंगी अब मैं, 2 पैकेट। दैट मीन्स व्हाट, अभी भी 100 रुपये ही स्पेंड कर रही हूँ, अल्टीमेटली 2 पैकेट खरीद पा रही हूँ। दैट मीन्स कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर और यू कैन से रियल इनकम इंक्रीज हो गई। तो अगर फॉल होता है प्राइस में
प्राइस की फॉल की वजह से मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रही हूँ ना, तो दैट मीन्स कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, दैट्स ओके। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अ डायमंड, डायमंड कैसा गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, वैसे भी प्राइस में इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीज हो गई। दिस इज बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से तो नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है क्या सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं कुछ गिवन क्वेश्चन में। कैसा गुड है, कॉन्स्पिक्यूअस लग्जरी गुड्स विच यू बाय जस्ट टू शो योर वेल्थ। An example of a good that exhibit a direct price demand relationship is, अच्छा, डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या एक्सप्लेन करती हैं? नो, बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायरेक्ट प्राइस नहीं होता, वो तो अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का देखते हैं कि मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या प्राइस हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री में भी हम क्या देखते हैं कि मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या प्राइस हुआ। डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप तो नहीं एक्सप्लेन करता, सिर्फ गिवन गुड एक्सप्लेन करता है कि उसका अगर गुड्स प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज direct price demand relationship is given explained by the simple exhibits by the given goods. In economics, when the demand for a commodity increase with the fall in price, it's known as demand में increase हुआ है due to the fall in price, क्या होगा? expansion, प्राइस की वजह से क्या होता है? expansion, contraction, demand increase हो रही है, that means इंक्रीज को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, दिस इज सप्लाई वाला पोर्शन। इफ गुड ग्रोइंग कंडीशंस इन, सॉरी ये भी सप्लाई है, ये सप्लाई, मैं सप्लाई वाले टॉपिक क्वेश्चंस तब कराऊंगी जब सप्लाई वाला टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। ओके Okay, the price of a commodity decreases from 6 to 4 and the quantity demanded of a good increases from 10 to 15. आपको क्या निकालना है? प्राइस इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट का मतलब क्या होगा? जब हम ओरिजिनल प्राइस लेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय क्वांटिटी, यही फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर 1.5 एक आंसर है, ये आपको पॉजिटिव में भी दिया है, नेगेटिव में भी दिया है। क्या होगा इलास्टिसिटी? वैसे तो जब आप फॉर्मूला ऐसे रखोगे 6 - 4 करोगे चेंज इन क्वांटिटी, और प्राइस नहीं, क्वांटिटी कितना है? 10 - 15। अच्छा, ये ध्यान से पुटअप करना कि क्वांटिटी पहले लेनी है ऊपर, मतलब प्राइस वाली जगह क्वांटिटी मत रख देना, क्वांटिटी वाली जगह प्राइस मत रख देना, जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? 6 - 4। वैसे तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, बट सिंपली अगर आप देखो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। तो इलास्टिसिटी कैसी आती है? नेगेटिव। ठीक है, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके, आई थिंक 1.5 भी आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट, दिस सप्लाई, ओके दिस इज सप्लाई क्वेश्चन। ये भी आपका नेक्स्ट चैप्टर का है, 91 पे आ जाते हैं। Which one of the following statements about price elasticity of demand is correct? Price elasticity of demand is a measure of how much the quantity demanded of a goods respond to a change in price. Yes, ये बात ठीक है कि क्या मेजर करता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज होगा प्राइस के चेंज होने से। Price elasticity of demand is computed as percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Yes, formula सही है। Price elasticity of demand in the long run would be different from that of the short run. Yes, आज इलास्टिसिटी कुछ और है, कल को कुछ और हो सकती है। हमें गिवन पीरियड पे देखते हैं ना, लाइक आज प्राइस 10 है या कल को प्राइस को चेंज हो गया तो फिर हमारा इलास्टिसिटी कुछ और आएगा। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। At higher prices, people demand more of a certain goods, not for their worth, but for their prestige value. क्या बोलेंगे इसे? Veblen effect या
गिफन गुड्स के केस में तो ऐसा नहीं है, वेल्थ शो ऑफ करने के लिए तो नहीं लेते हैं, प्रेस्टीज वैल्यू के लिए। स्पेकुलेटिव भी नहीं, स्पेकुलेटिव में हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो हम फ्यूचर में अच्छा अर्न कर सकते हैं। शो ऑफ भी नहीं होता वहाँ पर, सिर्फ किस में होता है, वेबलिन गुड्स बोलते हैं जिसे, तो हम क्या बोलते हैं, वेबलिन इफेक्ट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन में लगे ना ये आंसर आपको समझना है तो पहले सारे ऑप्शंस को एनालाइज करो कि इस ऑप्शन का मतलब ये हो सकता है, इस ऑप्शन ये भी आंसर नहीं है। फिर जब आप थोड़ा सा सोचोगे तो करेक्ट आंसर अपने आप पता चल जाएगा। 94, इफ द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 30,010 एंड द रिजल्टेंट चेंज इन डिमांड इज नेग्लिजिबल, कीवर्ड ही देख लो, नेग्लिजिबल, तो हम इलास्टिसिटी किससे कंप्यूट करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी से। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी बोले तो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। ये भी सप्लाई है, ये भी द क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस बोले तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के केस में। राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड कैसे गुड्स दिख रहे हैं, ब्रेड ही है। अच्छा, ब्रेड का ब्रांड भी ना समझ आया ना क्या दिया हुआ है, सिंपल ब्रेड देख लो। ठीक है, कैसे गुड्स होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूज करने के लिए कोई और नाम रख दे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, वन 103, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ टमाटोज इज 0.25, मतलब लेस देन 1। इनकम इलास्टिसिटी बोला है, लेस देन 1 कब होता है, अच्छा लेस देन 1 भी है और पॉजिटिव भी है। चलो पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन्फीरियर गुड्स तो होंगे नहीं है। कैसे गुड्स होंगे लेस देन 1, नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होती है, लग्जरी गुड्स के केस में ग्रेटर देन 1 होती है, तो कैसे गुड्स होंगे, नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट द क्रॉस इलास्टिसिटी, सॉरी हाँ ये वाला, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स कैसे गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे पता चला मुझे, क्या सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर्स के चल जाएंगे, सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड है, कंप्यूटर्स पे डिपेंड है, जो साथ साथ में चलेंगे उन गुड्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इन्वर्स रिलेशन है ना, तो इन्वर्स रिलेशन में कैसा इलास्टिसिटी होता है, नेगेटिव। द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडीज, बताओ ब्रेड और डीवीडी का कोई रिलेशन है क्या, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए तो आप डीवीडी खरीदोगे या नहीं, या डीवीडी के प्राइस बढ़ गए तो ब्रेड खरीदोगे या नहीं, कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं। तो कैसे, जब नो रिलेशन इज देयर है ना, तो कैसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, 0। ये नहीं, अब आपका Suppose the income elasticity of education in a private school in India is 1.6. Income elasticity greater than 1 कब होती है, ऑप्शन देखने से पहले ही आप एकदम दिमाग लगा के सोचो। लग्जरी गुड्स के केस में अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल कैसे हुआ, एज अ लग्जरी। सपोज पटाटोज हैव, मतलब वैल्यू देखने से पहले ही देख लो नेगेटिव है। अच्छा यहाँ ये गलती मत करना, लेस देन 1 दिख रही है तो आपको नॉर्मल गुड्स है, नहीं नेगेटिव दिख गया तो डायरेक्टली समझ जाओ कैसे गुड्स होंगे, ये इन्फीरियर गुड्स होंगे। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिमांड टॉपिक एमसीक्यू रिवीजन। और ये वीडियो इसलिए भी थोड़ी बड़ी है बिकॉज मैंने इसमें सोचा है कि पूरा आपको रिवाइज हो जाए हैंड टू हैंड टॉपिक, एमसीक्यूज के साथ साथ आपको एकदम पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, बिकॉज डिमांड इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड टू यू within 30 minutes max. Okay, so I hope you all like this video and do share this video among all the foundation students because ये सबके लिए helpful है। सबको MCQ एग्जाम से पहले MCQ वीडियोस जब टॉपिक रिवाइज करना हो तो वीडियो को देख लो, इससे आपका 2 फायदे हो जाएंगे, MCQ भी हो जाएगा स्टडी मैट से और आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पुरानी जो 3 डिमांड की जो 3 वीडियोस हैं उनका लिंक भी डाल दूंगी, अगर आपको नहीं देखा है आपने तो डिमांड का चैप्टर मैंने 3 पार्ट्स में बनाया वीडियो का, तो आप वो देख सकते हो। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो डू शेयर, सब्सक्राइब। So thank you, bye bye, and best of luck for your exams.